फ्रांस। अब तीसरे पार्ट के बारे में जानेंगे। पहले पार्ट में हमने जाना कि देश की शुरुआत, रोमन साम्राज्य, फ्रांस और फ्रांस का निर्माण कैसे हुआ। दूसरे पार्ट में फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन का उदय और पूरे यूरोप पर उसने कैसे विजय हासिल किया और वाटरलू में उसका अंत कैसे हुआ। लेकिन अब तीसरा पार्ट सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि हम जानेंगे नेपोलियन के बाद फ्रांस कैसे बना आधुनिक लोकतांत्रिक देश। 1815 में वाटरलू की हार के बाद नेपोलियन का साम्राज्य खत्म हो गया था, लेकिन क्या देश में शांति आ गई? बिल्कुल नहीं। अगले 150 सालों में इस देश ने इतनी तख्तापलट, क्रांतियां और युद्ध देखे कि कई बार राजा बदले, कई बार सरकारें बदली और एक समय तो पूरा देश नाजी जर्मनी के कब्जे में चला गया। आखिर नेपोलियन के बाद फ्रांस में हुआ क्या था? राजवंश की वापसी, लगभग 1815 से 1830 का समय। हमें तो ऐसा लगा था कि अब देश में आधुनिकीकरण और लोग संविधान की मांग करेंगे, लेकिन देश तो पीछे जा रहा था। दुनिया के बाकी देश आधुनिकीकरण और नए जमाने के बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फ्रांस पीछे जा रहा था। मतलब नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की बड़ी शक्तियां जैसे कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और पर्शिया नहीं चाहते थे कि फ्रांस फिर से शक्तिशाली बने। इसलिए उन्होंने पुराने लुई राजवंश को फिर से सत्ता में बिठाया और लुई 18वें राजा बने। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, जनता पूरी तरह से राजशाही नहीं चाहती थी। लोग संविधान और अधिकार चाहते थे। क्रांति के विचार पूरे समाज में फैल चुके थे। सोचो, अगर लोग इतने आगे का विचार करते थे तो वो फिर से राजशाही की तरफ क्यों जाएंगे? और यही संघर्ष साल 1830 तक चलता रहा। उस समय के राजा 10वें चार्ल्स, जिन्होंने पेरिस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई और संसद की शक्ति कम करने की कोशिश की। इसका नतीजा ऐसा हुआ कि पेरिस की सड़कों पर विद्रोह बढ़ा। 3 दिनों तक भीषण संघर्ष हुआ। इस घटना को 3 ग्लोरियस डेज कहा जाता है। राजा 10वें चार्ल्स को गद्दी छोड़नी पड़ी, लेकिन जनता सिर्फ राजा बदलने में संतुष्ट नहीं थी, बल्कि बेरोजगारी और महंगाई पर उपाय निकालना जरूरी था। देश में चुनाव होते रहते थे, लेकिन एक चुनाव के समय एक नाम सबसे ज्यादा चमका, लुईस नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि नेपोलियन का भतीजा था। लोगों को लगा कि शायद देश में कुछ नया कर सकता है। उसे राष्ट्रपति बनाया, लेकिन साल 1851 में उसने तख्तापलट कर दिया और खुद को तीसरा नेपोलियन सम्राट घोषित किया और देश में फिर से साम्राज्य लौट आया। आगे जाकर फ्रैंको प्रुशियन युद्ध हुआ लगभग 1870 में। इस युद्ध में तीसरा नेपोलियन सम्राट हार गया, उसे बंदी बना लिया। एक बात मुझे भी समझ में नहीं आती, देश के इतिहास में जब कोई राजा युद्ध हार जाता तो उसे बंदी क्यों बना लेते थे? जैसे कि नेपोलियन के समय उसने काफी सारे युद्ध जीते, लेकिन जब वो हार गया तब उसे महासागर के दूरस्थ आइसलैंड सेंट हेलेना पर भेज दिया था और वहां पर उसे बंदी बनाकर रखा था। तीसरे गणराज्य की शुरुआत हुई, मतलब 1870 के बाद धीरे धीरे लोकतंत्र मजबूत हुआ, उद्योग बढ़ा, शिक्षा का विस्तार हुआ। इसी दौर में फ्रांस ने अफ्रीका और एशिया में अपना विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य भी खड़ा किया। 20वीं सदी की शुरुआत तक फ्रांस दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्तियों में शामिल था, जिसे देखकर ब्रिटेन काफी जलने लगा और ये जलन पहले और दूसरे विश्व युद्ध में बाहर आने लगी। ब्रिटेन के अलावा 1940 में, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के समय, नाजी जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया और सिर्फ कुछ हफ्तों में फ्रांस हार गया। देश को 2 हिस्सों में बांटा गया, उत्तर पर जर्मन कब्जा और दक्षिण में विशी सरकार बन गई। विशी सरकार मतलब फ्रांसीसी नेता मार्शल फिलिप पेटा, जिसने जर्मनी के साथ युद्ध जारी रखने के बजाय समझौता किया और एक नई सरकार बनाई। इसका आधिकारिक नाम फ्रांसीसी राज्य था, लेकिन इसका मुख्यालय देश के विशी शहर में होने के कारण फ्रेंच लोग उसे विशी सरकार कहते थे। यह सरकार 1940 से 1944 तक चली। सरकार दक्षिणी फ्रांस के उस हिस्से पर शासन करती थी जो शुरू में सीधे तौर पर जर्मन कब्जे में नहीं आता था। विशी सरकार लोकतांत्रिक गणराज्य की जगह अधिनायकवादी शासन बन गई। विशी किसी विचारधारा या व्यक्ति का नाम नहीं, यह फ्रांस के एक शहर का नाम है। विशी सरकार का मतलब है विशी शहर से चलने वाली फ्रांसीसी सरकार, लेकिन उसने दुश्मन के साथ हाथ मिलाया था। राजा चार्ल्स डी गोल फ्रांस को आजादी दिलाने के लिए लंदन चले गए, डर के मारे नहीं, बल्कि फ्रांस की लड़ाई जारी रखने के लिए। जून 1940 में फ्रांसीसी सेना लगातार हार रही थी और विशी सरकार देश पर कब्जा करने वाली थी, लेकिन राजा चार्ल्स इस आत्मसमर्पण के विरुद्ध में थे। इसलिए 17 जून 1940 को उनको ब्रिटेन जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने यह आंदोलन फ्रांस में रहकर क्यों नहीं किया? इसके पीछे 4 कारण थे। जैसे कि फ्रांसीसी सेना लगातार हार रही थी और विशी सरकार देश पर शासन करने वाली थी। विशी सरकार राजा चार्ल्स को विद्रोही मानती थी। फ्रांस में रहने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। फ्रांस का उत्तरी भाग जर्मन सेना के कब्जे में था और दक्षिण में विशी सरकार का कब्जा। उस समय देश की सेना का एक बड़ा हिस्सा युद्ध विराम की शर्तों से बंधा हुआ था, इसलिए राजा चार्ल्स डी गोल के पास अपनी सेना को मजबूत करने का कोई सुरक्षित आधार नहीं था। ब्रिटेन उस समय जर्मनी के विरुद्ध युद्ध जारी रखा हुआ था। लंदन जाने के बाद राजा चार्ल्स को 3 बड़ी सुविधाएं मिली, जैसे कि ब्रिटेन समर्थन, बीबीसी रेडियो के माध्यम से फ्रांसीसियों को एकजुट किया और जर्मनी के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए प्रेरित किया। राजा ने ब्रिटेन में फ्रांसीसी सैनिक, नाविक, पायलट, उपनिवेश और विदेशों में मौजूद फ्रांसीसी नागरिकों को एकजुट किया। यही से फ्री फ्रांस आंदोलन बना। इसलिए राजा चार्ल्स का लंदन जाना कायरता या कमजोरी नहीं थी, ये एक तरह की रणनीति थी। जैसे कोई सेनापति सुरक्षित जगह से सेना को फिर से संगठित करके युद्ध जारी रखता है, ठीक उसी तरह
इस आंदोलन का परिणाम हो रहा था क्योंकि 4 साल तक चलने वाली विशी सरकार खत्म होने लगी। कहा जाता है कि 1944 में मित्र राष्ट्रों की सैन्य जीत और फ्रांस की मुक्ति के कारण विशी सरकार का अंत हुआ। 6 जून 1944 का दिन मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मंडी में उतरकर फ्रांस की मुक्ति की शुरुआत की। जर्मन संचार और रेलवे पर हमले तेज कर दिए। मित्र देश और फ्रांसीसी प्रतिरोध की सहायता से पेरिस मुक्त हुआ। जर्मन सेना ने वहां पर आत्मसमर्पण कर दिया और राजा चार्ल्स के नेतृत्व में अस्थायी फ्रांसीसी सरकार ने नियंत्रण संभाल लिया। जर्मनी की हार होने के कारण विशी सरकार का प्रशासन टूटने लगा। सितंबर 1944 में फ्रांस की नई सरकार ने देश के विशी शहर से चलने वाली सरकार को समाप्त घोषित किया, उनकी व्यवस्था तथा कानून को अमान्य कर दिया। जर्मनी के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद फ्रांस आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ता गया। नया संविधान बना। 1958 में 5th रिपब्लिक स्थापित हुआ, मतलब 5वां गणराज्य। चार्ल्स डी गोल पहले राष्ट्रपति बने। इसके बाद देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना, परमाणु शक्ति बना, यूरोपीय संघ के संस्थापक देशों में शामिल हुआ और आज दुनिया की प्रमुख आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक शक्तियों में गिना जाता है। लेकिन देश की कहानी सिर्फ युद्ध और राजाओं की नहीं। एक समय ऐसा भी था जब फ्रांस ने अफ्रीका और एशिया के करोड़ों लोगों पर शासन किया। आखिर देश ने इतना विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य कैसे बनाया और फिर उसे क्यों खो दिया, यह जानना हमारे लिए सबसे जरूरी है। अफ्रीका और एशिया पर अगले 100 साल में देश ने इतना विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य खड़ा किया कि उसका एरिया लगभग 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुका था। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? देश का आधुनिक औपनिवेशिक विस्तार 19वीं सदी की शुरुआत में अल्जीरिया से तेजी से बढ़ता गया। साल 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया पर आक्रमण किया और धीरे धीरे वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अल्जीरिया फ्रांस के लिए सिर्फ एक व्यापारिक ठिकाना नहीं था, वहां बड़ी संख्या में यूरोपियन बसने लगे और फ्रांसीसी शासन कई दशकों तक कायम रहा। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोपीय शक्तियों के बीच स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका शुरू हो गया, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और बाकी यूरोपीय ताकत अफ्रीकी एरिया पर कब्जा करने के लिए तरस रही थी। लेकिन फ्रांस ने पश्चिम और उत्तर अफ्रीका के 9 व्यापारिक ठिकानों पर नियंत्रण मजबूत किया था और इस एरिया को मिलाकर फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका जैसी औपनिवेशिक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई। लेकिन देश की नजर मध्य अफ्रीका पर भी थी, जैसे कि गैबोन, कांगो नाम का देश, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड नाम का देश। लेकिन अब यहाँ से आगे फ्रांस अपनी बस्तियां बसाने के लिए मध्य अफ्रीका से निकलकर एशिया चला गया। लेकिन सवाल है कि ऐसी कौन सी पावर थी जो देश को बाकी अफ्रीका, यूरोप और एशिया पर कब्जा करने के लिए मजबूत कर रही थी? क्योंकि इससे पहले हमने जाना कि नेपोलियन लगातार युद्ध जीतता गया, लेकिन ब्रिटेन को नहीं झुका पाया। जर्मनी के सामने फ्रांसीसी सेना लगातार हार रही थी। ब्रिटिशों ने फ्रांसीसी नौसेना को बुरी तरह से हरा दिया। क्या जीत के बाद फ्रांस बाकी देशों ने उसके साथ किए गए युद्ध, कब्जा, साम्राज्य और शासन का बदला ले रहा था? अब कहानी अफ्रीका से निकलकर एशिया चली गई। फ्रांस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। 19वीं सदी के अंत तक उसने फ्रेंच इंडो चाइना का निर्माण किया। इसमें मुख्य रूप से वियतनाम, कंबोडिया और लाओस जैसे देश शामिल थे। भारत में भी फ्रांस मौजूद था, यह सुनने में झूठ लग सकता है। दिलचस्प बात है कि ब्रिटेन की तरह फ्रांस ने भी भारत में अपना औपनिवेशिक प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की थी। फ्रांसीसियों के पास पौंडीचेरी और चंदन नगर जैसी बस्तियां थी, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भारत को लेकर भीषण प्रतिस्पर्धा हुई। आखिरकार ब्रिटेन मतलब अंग्रेज भारत को अपना औपनिवेशिक केंद्र बनाने में सफल हो गए और फ्रांस का प्रभाव कुछ छोटे एरिया तक सीमित रह गया। लेकिन बाकी देशों पर खुद की कॉलोनी स्थापित करने से देश को क्या मिल रहा था? उस समय पैसा कमाने की एक कॉमन तकनीक थी, जैसे कि कच्चा माल, उद्योग, व्यापार, पैसा और सैन्य शक्ति। अफ्रीका और एशिया से विभिन्न प्रकार के कच्चे माल और कृषि उत्पादन यूरोपीय बाजारों में भेजे जाते थे और साथ ही फ्रांस को नए बाजार, रणनीति, बंदरगाह, व्यापारिक रास्ते और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिल रही थी। लेकिन जिस साम्राज्य को खड़ा करने के लिए देश को 100 साल का समय लगा, उसे खत्म होने में सिर्फ 10 से 15 साल लगे। 1950 और 1960 के दशक में पूरे अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से बढ़ गए। एक के बाद एक फ्रांसीसी उपनिवेश स्वतंत्र होने लगे। 1960 को अक्सर ईयर ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, क्योंकि इस साल अफ्रीका में बड़ी संख्या में नए स्वतंत्र देश सामने आए। देश के लिए सबसे कठिन संघर्ष था अल्जीरिया। साल 1954 में अल्जीरिया से युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ फ्रांसीसी सेना और दूसरी तरफ FLN मतलब नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो कि स्वतंत्रता चाहता था। युद्ध काफी हिंसक और राजनीतिक रूप से विवादास्पद था। आखिरकार 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ और फ्रांस के औपनिवेशिक साम्राज्य के अंत का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। आसान शब्दों में कहा जाए तो एक समय देश ने अफ्रीका और एशिया के विशाल हिस्सों पर अपना झंडा फहरा दिया, लेकिन उसे खत्म होने में कुछ ही सालों का समय लगा। दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप को कमजोर किया। एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन उठे। वियतनाम में फ्रांस को हरा दिया और फिर अल्जीरिया की आजादी साम्राज्य के अंत का कारण बनी। हालांकि फ्रांस ने अपने उपनिवेश खो दिए। क्या उसने अपना वैश्विक प्रभाव भी खो दिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज भी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, परमाणु शक्ति है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसकी राजनीति और सैन्य मौजूदगी है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ।